हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है यानी कि क्वेश्चंस लिया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और आपको अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मार्क्स है वो 40 है, यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो बाइलिंगुअल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाइलिंगुअल देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में हमें बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाता है वर्ड को देखते ही, लेकिन वही चीज़ हिंदी में हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश की हूँ कि यहाँ पर बाइलिंगुअल आप सभी को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो एज इट इज़ आपको याद करना है और ऐसे ही आपसे पूछेगा तो वहाँ आंसर आप करेक्ट कर पाएँ। तो एजुकेशन इज़ टू एक्सप्रेस द इनहेरिट परफेक्शन ऑफ मैन हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? प्लेटो, रूसो, विवेकानंद और महात्मा गांधी। आपको आंसर पता है तो आंसर करो और मैं तो यहाँ पर बताऊंगी ही। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा स्वामी विवेकानंद ने ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको दी है। तो आप कैसे इसे याद रख सकते हैं? की पॉइंट को आप लोग पकड़ना, ठीक है। जब भी अंतर्निहित पूर्णता की यहाँ पर बात करें, आपको दिखे क्वेश्चन में, तो स्वामी विवेकानंद टिक कर देना, ठीक है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस करना ही क्या है? ये शिक्षा कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन, आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ तक, ये किसका कौन से एजुकेशनिस्ट का स्टेटमेंट है? अरस्तु है, फ्रोबेल यहाँ पर होगा, टैगोर या फिर महात्मा गांधी। जब भी ऐसा आए ना, एजुकेशन, बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल अराउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनहेरिट पावर इन द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ द चाइल्ड एंड द अडल्ट। दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू विच स्टेटमेंट? तो देखो, अंतर्निहित यहाँ पर जैसे मैं आपको बोली थी कि अंतर्निहित पूर्णता बस याद नहीं करना है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यहाँ पर शरीर, मन, आत्मा यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल या फिर स्पिरिट भी दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे की पॉइंट को पकड़ना है और आपको आंसर करना है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? एजुकेशन इज ए थ्री वे प्रोसेस या फिर ट्राई पोलर प्रोसेस, हु सेड? किसने कहा है? तो यहाँ पर देखो, एडम्स है, डीवी है, टीपीनन या फिर राधा कृष्णन, किसने कहा है? तो ट्राईपोलर जैसे थ्योरी क्लास में मैं आपको बताई थी, एक टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और तीसरा यहाँ पर सिलेबस नहीं होगा, यहाँ पर करिकुलम होगा। करिकुलम को मैं आपको बताई हूँ। तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम ये तीनों ही होंगे तभी शिक्षा को परिपूर्ण माना जाएगा। ये कथन किसका है? तो जॉन डीवी ने कहा है, ओके। शिक्षा को ट्राइपोलर कहा है। इसमें से अगर एक टीचर नहीं रहेगा तो जो टीचिंग है या फिर एजुकेशन हम बोलेंगे वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट नहीं रहेगा, टीचर करिकुलम रहेगा तो भी नहीं माना जाएगा, और टीचर और स्टूडेंट रहेगा और करिकुलम नहीं रहेगा तो भी शिक्षा को कंप्लीट नहीं माना जाएगा यहाँ पर। इसीलिए जॉन डीवी ने कहा है कि ये तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले और एक कथन आया था जो शिक्षा को ना उन्होंने बाईपोलर यानी कि द्विमुखी कहा था। वो किसने कहा था? तो एडम्स ने कहा था। तो इन्हीं के बात को काटने के लिए काटते हैं कौन? जॉन डीवी, और ये बोलते हैं कि शिक्षा क्या है? ये त्रिमुखी यानी कि थ्री वे प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे? जो औपचारिक यानी कि फॉर्मल, और हम लोग क्या पढ़े थे? इनफॉर्मल। ये दोनों के बीच क्या होता है? नॉन फॉर्मल यानी कि
निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यालयों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ये कथन किसका है? तो निरौपचारिक शिक्षा है क्या, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है क्या? इसमें ना मतलब आप दूर में रह कर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में आओ। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या था, फॉर्मल में आपको निश्चित जगह चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, टीचर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, पुस्तकें चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, फॉर्मल में हमें नीड होती थी। इनफॉर्मल में हम जो बचपन से अपने घर से, आस पड़ोस से, परिवार वालों से, स्कूल में इवन पढ़ते हों, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनफॉर्मल में आ जाती है। ठीक है, तो नॉन फॉर्मल किसे कहेंगे? इन ये दोनों के बीच जो है ना, जैसे कि स्कूल तो होगा लेकिन जाना जरूरी नहीं है, उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जे मोहंते हैं, एस के मूर्ति बेयर्ड या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा ये दिया गया था स्टेटमेंट? ये है जे मोहंते ने स्टेटमेंट दिया है। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद नहीं होगा, तो आपको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन करने के लिए पीडीएफ में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, और ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। ओके, नेक्स्ट है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसने कहा था? मेयरली बुकिश नॉलेज विल नॉट सफिस, खाली हम पुस्तकीय ज्ञान ले रहे हैं ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। वी नीड एजुकेशन दैट इनेबल अ पर्सन टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, हु सेड, यानी कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है ना जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, किसी पर निर्भर वो ना रहे। ये कथन किसने कहा था? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महर्षि दयानंद, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम बस पुस्तकीय ज्ञान अगर ले रहे हैं स्कूल में जा कर के तो यही शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कोई असहाय व्यक्ति हमारे पास मौजूद है और उसकी हम सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे शिक्षा का क्या मतलब हो जाता है? आगे है कि जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके, यह कथन किसका है? तो हमें क्या बोला है? असहाय प्राणी का विकास में सहायता पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो ये शिक्षा के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें होती है, जिससे सुखी, नैतिक, कुशल मानव बन सके। ये कथन किसका है? जॉन डीवी, एमएलजे वेबस्टर और इमर्सन, किसके द्वारा दिया गया है ये वाला स्टेटमेंट? तो ये जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने शिक्षा को 3 वे प्रोसेस कहा है, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है, और हाँ इतना ही आप याद रखेंगे, जॉन डेवी का 2 स्टेटमेंट यहाँ पर। और आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो। और आपका टारगेट होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ़ी ओनली 20 क्यों लिख रही हूँ, 2 के 2000 या फिर 3000 के बीच में ही है पूरा। 2000 नहीं, यहाँ पर 20,000 और 30,000 के बीच में ही यहाँ का फ़ी है, टोटल 2 इयर्स का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए आप लोग प्रिपरेशन करते चलो। आगे है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? स्वाभाविक मतलब नेचुरल, सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट, या फिर इसका और एक सिनोनिम आप जान लो, चहुमुखी विकास जिसको कहेंगे, जिसमें सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी चीज़ों का यहाँ पर विकास होता है। प्रगतिशील विकास मतलब इसको कैसे समझेंगे? प्रगतिशील, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन इज द नेचुरल, ऑल राउंड एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट टेंडेंसीज, हु सेड, किसने कहा है ये स्टेटमेंट? फ्रोबेल, महात्मा गांधी, पेस्टालोजी और रविंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा ये महात्मा गांधी ने। देखो जितने भी यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं ना, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है
घुमा फिरा के वो स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना बच्चों का, ठीक है, ताकि बच्चे अपना जो भी जीवन यापन है ना वो कर सके, सही से सुखद वो जी सके अपने जीवन को, ठीक है। तो यही होगा, सर्वांगीण विकास करना ही सभी का उद्देश्य रहता है। आगे है, समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति, यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है। तो इंग्लिश वाला आप लोग रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को यहाँ पर पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। स्वामी विवेकानंद, जाकिर हुसैन रूसो या फिर फ्रेडरिक ट्रेसी। आंसर क्या होगा 8 का राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेडरिक ट्रेसी। और हाँ, टाइमिंग आप लोग बता दीजिएगा कि कितना बजे एक टाइम फिक्स किया जाए और उसी टाइम में MCQ क्वेश्चंस की जो वीडियो है इसको अपलोड किया जाए। तो ये आप पर छोड़ा जा रहा है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बता दीजिएगा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल के आधार है राष्ट्रीय अनुशासन, यह किसने कहा है। द बेसिस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड नेशनल हार्मनी इज नेशनल डिसिप्लिन, हु सेड दिस। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन। 9 का करेक्ट आंसर। आपको पता है ना, तो ये क्लास स्ट्रीमिंग में चल रही है। यहाँ पर जैसे लाइव क्लास हम करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर को कमेंट कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग में भी आप इस तरह कर सकते हैं। आंसर अगर कमेंट करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी लॉन्ग टाइम तक, तो आप लोग कमेंट करते हुए चलना। 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जो कि है डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मानव, और उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। एजुकेशन शुड बी एज ब्रॉड एज द ह्यूमन बींग, वट एवर पावर ही प्रोसेसेस, एजुकेशन शुड नर्चर एंड डिस्प्ले देम। हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसका स्टेटमेंट ये है। DV वेबस्टर, जैक्स और इमर्सन, किसका स्टेटमेंट है। राइट आंसर होगा इमर्सन ने ये कहा है कि शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितने कि ह्यूमन बीइंग है, मानव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एक्वायर practical knowledge of all field of work. The nation is being destroyed by a plethora of theories. क्या बोला है, सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है। ऐसा कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ और महर्षि अरविंद का। 11 का करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है ये। बीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्य का आधार, से जितने भी सफल कार्य होते हैं उसका आधार क्या है। बीचर हैज सेड दैट द बेसिस ऑफ ऑल सक्सेसफुल वर्क इज, नैतिकता का, भौतिकता का, सामाजिकता का, या फिर उपरोक्त तीनों कथन गलत हैं। ये तो होगा नहीं। 12 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा नैतिकता का। तो आप लोग जब बीएड करेंगे ना, वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बौद्धकालीन, उसके पहले एक था क्या, वैदिक कालीन, फिर ब्रिटिशर्स, ऐसे करके आपको एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली आपको पढ़ना होगा। तो उसमें ना सभी का ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, उद्देश्य क्या होता है, नैतिक चरित्र का निर्माण करना। और आज का भी जो शिक्षा का आधार है या फिर शिक्षा का जो भी एम हम कह सकते हैं वो है नैतिक चरित्र का या फिर सर्वांगीण विकास करना ही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है नैतिकता का विकास करना। आगे है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, यह कथन किसका है। करेक्ट आंसर 13 का होगा ऑप्शन बी, जो कि है पंडित नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार आप लोग पढ़ेंगे, देखो एक बार में ना कोई भी चीज़ याद नहीं होता है ना। आप कोई फ्रेंड से भी मिलते हैं तो उसका नाम एक बार में याद नहीं कर पाते हैं जब तक आप बार बार उससे नहीं मिल लेते हैं। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ को एक बार देख के ही याद कर लें। बार बार रिपीट करेंगे
पहले तो अननोन होगा वो क्वेश्चन या फिर वो भी जो भी पर्सन है, उसके बाद धीरे धीरे आप उससे क्या होते हैं, फेमिलियर होते जाते हैं, तो वो उसको आप पहचानने लगते हैं ना। तो इसीलिए बार बार रिपीटेशन करने से क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाएंगे, और जब जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे आपको आंसर क्लिक हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पीडीएफ से सेल्फ रिवीजन ज़रूर करना यहाँ पर। इसका 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे है संस्कृति का संरक्षण करती है, क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर मिट गया है, क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रही हूँ। शिक्षा क्या कार्य करती है, शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा का कार्य क्या है। क्या शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है, हस्तांतरण करती है, संस्कृति का विकास करती है, या फिर उपरोक्त तीनों। अच्छा, यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो शिक्षा क्या करती है, संस्कृति का संरक्षण करती है, क्या बिल्कुल करेक्ट है। थ्योरी क्लास जब मैं कराई थी तब बताई हुई थी आप सभी को। विकास करता है संस्कृति का बिल्कुल सही है। संस्कृति का हस्तांतरण करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र करती है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है ना ये करेक्ट हैं। तो याद कर लेना, शिक्षा का उद्देश्य ही भी ये है कि संस्कृति का संरक्षण करती है, ठीक है, और संस्कृति का ट्रांसफ़र करती है, और इसका कल्चर का डेवलपमेंट भी करती है शिक्षा। आगे है शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं। हर्बर्ट, इंग्लिश में पढ़ने से आप मतलब समझ पाएंगे। द सपोर्टर्स ऑफ द एम ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन आर। तो देखो, चरित्र का विकास करना ये शिक्षा का मेन उद्देश्य है। वैसे 5-6 उद्देश्य हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना यही है। तो ये इसका सपोर्ट करने वाले कौन कौन हैं, हर्बर्ट हैं, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक ना ये सभी हैं। इसके अलावा जैसे कि नेहरू जी हमने देखा, फिर स्वामी विवेकानंद जी, ये सभी जो है ना सपोर्टर हैं किसके, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर दिया हुआ है चरित्र विकास के। नेक्स्ट है ज्ञान अर्जन का अर्थ है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मीन, ज्ञान प्लस अर्जन, इसका मतलब क्या है, शारीरिक प्रशिक्षण है, बौद्धिक प्रशिक्षण है, संवेगात्मक प्रशिक्षण, या फिर सामाजिक प्रशिक्षण। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपको पता है तो आंसर करो, ठीक है। ज्ञान अर्जन, हम ज्ञान को एक्वायर कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा बौद्धिक प्रशिक्षण हो रहा है, ठीक है। ज्ञान लेंगे तो शारीरिक प्रशिक्षण थोड़ी होगा, नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बौद्धिक प्रशिक्षण होगा। आगे है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य, ओके, वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका क्या अर्थ है, 17 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, अपनी शक्तियाँ जितनी भी पावर हैं, एबिलिटीज़ हैं और कैपेसिटी है, इनका डेवलपमेंट करना ही इसका क्या है, वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ होता है, ओके। अपनी शक्तियाँ, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना। आगे है सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीन्ड बाय सोशल पर्पस या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव। सामाजिकता और नागरिकता की भावना विकास करना, क्या ये है। सामाजिक समारोह में भाग लेने की रुचि पैदा करना, टू डेवलप अ सेंस ऑफ सोशलिटी एंड सिटीजनशिप, ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक लेख लिखने की योग्यता विकसित करना, या फिर अपने समाज और राष्ट्र को ही सर्वोपरि समझना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सामाजिक का उद्देश्य या फिर इसका अर्थ क्या है, तो सामाजिकता और नागरिकता की भावना को डेवलप यानी कि विकास करना ही इसका अर्थ है, मीनिंग है। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस देश की ओर संकेत करती है, यानी कि किस ओर संकेत करती है, क्या पाठ्यचर्या, ये क्या है, करी डबल आर होगा क्या, करिकुलम, यहाँ पर तो लिखा हुआ है करिकुलम
इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री और शिक्षण पद्धति में एवं पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु। तो हमें करिकुलम क्या दर्शाता है ये बताना है, तो ये एक चीज़ नहीं होगा। विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम, जितनी भी प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पर, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, वही क्या है? करिकुलम है। देखो करिकुलम और ना बच्चे सिलेबस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो करिकुलम ब्रॉड मीनिंग है, वाइडर है, और उसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है? सिलेबस है, जो जिसमें हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। और करिकुलम में आप जैसे ही एंटर किए कॉलेज में या फिर स्कूल में, तो वहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीज़ें करिकुलम ये होती है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो इनको प्रिंसिपल्स पर क्या ही टीचिंग इनको कराएंगे। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट? पहला तो होगा नहीं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, ये नहीं होगा। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, ये भी नहीं होगा। तो निचली कक्षाओं में जब छोटे बच्चे को शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित किस पर होती है? विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर ये आधारित होती है। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या फिर औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है शैक्षिक और सह क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। इसका हम लोग क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। पेरेंट्स शुड प्ले अ रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ यानी कि न्यूट्रल, और नकारात्मक। देखो नेगेटिव वर्ड्स को तो आप ऐसे ही छांट देंगे, क्योंकि आप एक टीचर का ट्रेनिंग करने के लिए, आप एंटर करने के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि एग्ज़ाम के लिए मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव चीज़ों को आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को सहानुभूति, सिंपैथेटिक होंगे तो बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। इसीलिए अग्रोन्मुखी होना चाहिए, फॉरवर्ड ओरिएंटेड उनको होना चाहिए। तो 20 से ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर आंसर ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो पुनरावृत्ति, प्रत्यास्मरण, ये सब इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है? रिपीटेशन एंड रिकॉल बाय द लर्नर ऑफ वर्ड ही हैज़ ऑलरेडी लर्न, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प लर्नर्स बिकॉज। ये शिक्षार्थियों का मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह किसी भी कक्षा अनुमोदन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नहीं, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, और पूर्व पाठों को दोहराने या एक प्रभावी तरीका है, ये भी नहीं होगा। और यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिसे सीखना सुदृढ़ होता है। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग शिक्षार्थी जो पहले सीख चुका है उसको हम क्यों रिपीट करते हैं या फिर रिकॉल करते हैं? ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है या फिर जो नई जानकारी है उसको पहले जितना हम जाने हैं उसको रिकॉल करके क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर लिंक करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। और हाँ, ये कैसा होगा कि जब भी क्लासरूम में आप जाओ तो पहले कितना बच्चे जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो, XYZ या भी ABCD, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो, डायरेक्ट जाकर के यहाँ पर टॉपिक नहीं बता देना है। आप
बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस करें कि जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका आंसर खुद बच्चे दे पाए। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। बच्चे सोचने लगेंगे यहाँ पर सोचने लगेंगे कि टॉपिक का नाम तो हम ही लोग बता दिए हैं, तो ये बहुत इजी टॉपिक होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा करके वो जितने भी बच्चे होंगे उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इस तरह से आपको शुरुआत करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना जानते हैं उसको पहले पूछ लेना है, पूर्व रिकॉल कराना है जो भी चीज़ें वो जानते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट करना है नई जानकारियों के साथ में। ओके, नेक्स्ट है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डे सिद्धांत से संबंध है संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, विकासवादी या फिर रचनावादी। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा जो कि है विकासवादी होगा। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा इसका सर्च करके देख लीजिएगा आप लोग विकासवादी का क्या होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि जितनी भी उसमें रिक्तियाँ गैप्स रह जाती हैं तो समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। 25 का राइट आंसर यहाँ पर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? कौन से लक्षण को नहीं मानेंगे? सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करती है। नेक्स्ट है सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? यहाँ पर सीखना है। ओके, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डेस्क की ओर संकेत करता है। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स इंडिकेट्स, किस ओर ये इंडिकेट करता है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। अगला प्रश्न है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? वर्ण और शब्द की पहचान में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई या फिर सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है क्योंकि एक बार में थोड़ा सा समझ नहीं आता है। छोटे विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी में इनमें से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? रीडिंग डिफ़िकल्टीज कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन यहाँ पर बी दिया हुआ है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्पीड इन फ्लुएंसी, जो भी उनकी गति होती है, प्रवाह होती है, इसमें डिफ़िकल्टी क्या बोला? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये वाला जो है पठन कठिनाई का नहीं है लक्षण। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर इंडिकेट करता है? तो जैसे क्रिस्टीना एक मान लो टीचर है, वो अपने कक्षा के स्टूडेंट्स को एक पिकनिक टाइप में या फिर भ्रमण पर ले जाती है और वो आने के बाद भ्रमण पर जो भी उन्होंने वहाँ पर देखा या फिर किया उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। तो ये किस ओर इंडिकेट करता है? सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन के लिए सीखना, लर्निंग फॉर असेसमेंट, और आकलन का सीखना, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल संसद का निर्माण एवं संचालन से बालकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं? क्या है? बाल संसद का निर्माण और संचालन करने से उनके मनोबल में वृद्धि होती है, भविष्य के नेताओं का निर्माण होता है, बालकों की सामाजिक उन्नति होती है और शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा
बाल संसद का निर्माण एवं संचालन से बालकों में, यहाँ पर शिक्षार्थियों में या फिर बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग, यहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग टाइप से उनको मिलता है। आगे है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। द ओरिजिनेटर ऑफ किंडरगार्टन टीचिंग मेथड, इसके प्रोपाउंडर कौन है। जॉन डीवी, रूसो, हर्बर्ट या फिर फ्रोबेल। तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति को दिया था। आगे बढ़ते हैं, बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्या ये सही है। अब तक तो सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, किसी खास समय में चलने वाली प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं क्या। बिल्कुल नहीं। समय एवं परिस्थिति के अधीन रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया को बाल विकास हम नहीं कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकती नहीं है। भले ही धीरे धीरे वो बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ती ही रहती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर हम किसको कौन से शब्द को यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन साइंस, शिक्षा शास्त्र, शास्त्र यहाँ पर नहीं होगा शायद, साइंस नहीं होगा शायद। बाल प्रकृति, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग हो गया है। यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए और चाइल्ड नेचर यहाँ पर होना चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बाल विकास का हम यूज़ करेंगे शब्द का। ओके। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। हुज स्टेटमेंट इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ का, चैपमैन का, पियाजे का या फिर BF स्किनर का, किसका ये कथन है। तो वुडवर्थ का है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसका मत है, सभी विकास एक ही दिशा में होता है। ऑल डेवलपमेंट हैपन इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये स्टेटमेंट किसका है। गार्डनर का है, BF स्किनर, जीन पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे ने इन्होंने विकास को 3 भाग में बांटा है, जो कि थ्योरी क्लास में मैं आपको बताई हूँ। तो यहाँ पर बोला है कि जितनी भी विकास है ना, वो एक ही दिशा में होती है, ये तो सही है, लेकिन उसकी जो गति है, स्पीड है, वो में भी इंक्रीज डिक्रीज स्लो और फास्ट हो सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डायरेक्शन सेम होता है। ओके। यहाँ पर 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और अधिकतर यहाँ पर याद करने वाला जैसे ही क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला ही। तो PDF अभी मैं आपको दे रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा कर के ज्वाइन हो जाओ और PDF से रिवीजन कर लेना। ओके। और शेयर ज़रूर कर देना सेशन को, बहुत मेहनत लगता है, स्लाइड तो नहीं है ये, PDF बनाने में, क्वेश्चंस को टाइप करने में, तो शेयर ज़रूर करना। ओके।